नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी की सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही संवेदनशील कहानी छोटी बेटी का भाग्य। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। फिर राजा ने चौथी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? उसने अपनी बड़ी बहनों की देखा देखी उत्तर दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का ही खाती हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने सबसे छोटी लाडली बिटिया से प्रश्न किया, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, बिटिया ने तपाक से उत्तर दिया। उसकी बहनें सुनकर सन्न रह गईं। राजा को इतना ताव आया। इसमें ताव खाने की क्या बात थी? छोटी बिटिया ने ठीक ही तो कहा था। सुमन की इस टिप्पणी से कहानी का तार एकदम से टूट गया। बच्चे और उसकी नानी उस काल्पनिक दुनिया में इतना खो गए थे कि पास में बैठी सुमन को भूल चुके थे। मेहमानों की लिस्ट बनाना छोड़कर वह कब श्रोताओं में सम्मिलित हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला था। इसलिए तीनों चौंक पड़े थे। छोटी ने ठीक ही तो कहा था। अपनी बात पर जोर देते हुए सुमन ने कहा, दुनिया जहान की छोटी बेटियां अपने ही भाग्य का तो खाती हैं, उनके लिए कौन कुछ करता है? सुम्मी, अम्मा ने तड़प कर कहा और चुप हो गईं। बच्चे एकदम बौखला उठे। इतनी अच्छी कहानी चल रही थी मम्मी, आपको पता नहीं क्या खपत सवार हो जाती है कभी कभी। मम्मी प्लीज, रश्मि ने ठुनक कर कहा, बीच में मत बोलो ना। बोलने का उत्साह सुमन का भी खत्म हो गया था। वो फिर से अपने काम में जुट गई। नानी ने भी बिखरे कथा सूत्रों को फिर से समेटना चाहा, पर बात कुछ बनी नहीं। सुमन, कहाँ हो भाई? सुरेश गेट से ही आवाज़ देते हुए घर में दाखिल हुए। इतनी कोफ्त हो आई उसे। कितनी बार समझाया है कि घर में इस समय अम्मा हैं, बड़े भैया हैं, कुछ तो लिहाज किया करो, पर उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है। क्या है? उसने बाहर आकर रुखाई से पूछा। ये कार्ड्स देख लो भाई, छपकर आ गए हैं। तुम्हारे ऑर्डर के मुताबिक हैं कि नहीं देख लो। उसने रैपर खोल कर देखा। चिकनी गुलाबी सतह पर मखमली अक्षर व सुनहरी बेलबूटे। उसके बनाए मसौदे के नीचे उसके, सुरेश के, रश्मि के, राघव के नाम, मकान का बड़ा सा नाम, आकांक्षा कलात्मक रूप से लिखा हुआ। अच्छे हैं, उसने पुलकित स्वर में कहा। अरे अच्छे क्या, बहुत अच्छे कहो, बड़े भैया ने कहा। गृह प्रवेश के लिए इतना कौन करता है? अरे शादी पर भी लोग इतने महंगे कार्ड नहीं छपवाते। इसीलिए तो मैंने छपवाए हैं। मेरी शादी पर तो ऐसे कार्ड छपे थे कि याद करके आज भी रोना आता है। उनसे अच्छे कार्ड तो लोग 13वीं पे छपा लेते हैं। बड़े भैया का चेहरा एकदम से काला पड़ गया और वे सिर झुकाकर धीमे से कमरे से निकल गए। सुमन, सुरेश ने कठोर स्वर में कहा। क्या है? घर बुलाकर इस तरह अपमान किया जाता है कभी? अपमान कहाँ किया मैंने? मौके से एक बात याद आ गई थी सो कह दी, और वो सच भी थी। सच बात पर इस तरह मुंह फेर कर मारना जरूरी है? देखिए, सुमन ने बड़े कसैले स्वर में कहा, सच बड़ा कड़वा होता है, किसी तरह भी कहो लगती ही है। और वो एकदम से पलटकर रसोई में चली गई। सुरेश उसे देखते ही रह गए। इतने वर्ष बीत गए हैं पर उसका आक्रोश अभी भी उतना ही ताजा है। जब भी वे सुमन के इस आवेग को देखते हैं, उन्हें अपना सारा किया कराया मिट्टी में लगने लगता है। कैसी सर्वग्रासी स्मरण शक्ति है इसकी, ये कुछ भूल क्यों नहीं पाती है? रसोई में बैठी सुमन भी यही सोच रही थी। वह कुछ भी क्यों नहीं भूल पाती? जब भी कुछ कहने को होता है, उसकी जुबान पर 100 कांटे उगाते हैं। पता नहीं कैसा दंश है उसके मन में, जिसे वह 100 गुना करके लौटाना चाहती है। अभी उस दिन अम्मा कहानी सुना रही थीं। वे भी 5 बहनें थीं। 2 की शादी बाबूजी ने अपने नौकरी के ज़माने में खूब धूमधाम से कर दी थी। 2 की शादी में उनकी सारी ग्रेच्युटी, सारा फंड निकल गया था। आधी पेंशन तक बिक गई थी। सुमन का वक्त आया, उस समय तक स्वयं भैया पर आश्रित हो चुके थे। भैया की भी शादी हो गई थी। उन्हें स्वयं की भी गृहस्थी देखनी थी, माँ बाप को भी पालना था। सुमन के ब्याह की फिक्र थी सो अलग। किसी प्राइवेट स्कूल में 250 पर दस्तखत करके 150 पाती हुई सुमन तेजी से बढ़ती जा रही थी।
भैया और बाबूजी जगह जगह की खाक छान रहे थे, पर कोई लड़का हाथ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, लड़कों के भाव भी आसमान छू रहे थे। फिर इन लोगों के पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी किसी ने प्रोफेसर शर्मा का नाम सुझाया। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी चल बसी थी। 2 नन्हे बच्चे थे। घर और बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें एक सुशील कन्या की आवश्यकता थी। उनकी कोई मांग नहीं थी, बस कुमकुम कन्या ग्रहण करने के लिए वे तैयार थे। अम्मा बाबूजी तो खुशी से झूम उठे थे। इतनी विकराल समस्या का इतना सरल हल निकल आएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। भैया भाभी ने भी राहत की सांस ली, पर सुमन ने ही मना कर दिया। उसके कुमारे सपनों को फेरे पड़ते ही किसी की माँ बन जाना गवारा नहीं हुआ। उसके इस निर्णय की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। घर का वातावरण कई दिनों तक उखड़ा उखड़ा सा रहा। भाभी उससे कटी कटी सी रही। बड़ी बुआ ने तो सुना भी दिया, कुछ तो अक्ल से काम किया करो, दादा के बुढ़ापे का कुछ तो ख्याल कर लो। समय से शादी हो जाती तो तुम भी बच्चों वाली हो जाती ना अब तक। उनका क्या है, मर्द मानुस हैं, 100 रिश्ते लग जाएंगे, तुम ही बैठी रहोगी। बुआ ने सच कहा था। और भी 2 साल बीत गए थे और वो फिर भी अनव्यायी रह गई थी। इस बीच बाबूजी भी चल बसे और शादी की बात ठंडे बस्ते में चली गई। भैया कहते, अब 27 साल की लड़की के लिए मैं कुंवारा लड़का कहाँ से लाऊं? भला हो मछली दीदी का, उन्होंने गांव नाते का एक देवर दिखा दिया था। माँ बाप का साया बहुत पहले ही उठ गया था। एक टाइपराइटर, एक कच्चा मकान और एक बीकॉम की डिग्री, जायदाद के नाम पर यही सब कुछ था। तभी लड़की वाले बिदकते थे। हिंदुस्तानी आदमी नौकरी पर जान छिड़कता है, छोटी ही सही पर बंधी बंधाई आमदनी तो हो। अपने सारे सपनों को तिलांजलि देकर ही सुमन मंडप में जा बैठी थी। बहुत बेमन से उसने नए जीवन में प्रवेश किया था। उस दरिद्र अनाथ युवक की गृहस्थी की गाड़ी खींचते हुए वो अक्सर हाँफ उठती। धुआंती रसोई में खाना बनाते समय फटे कपड़ों को रफू करते हुए, जले हुए बर्तनों को रगड़ते हुए उसे अक्सर प्रोफेसर शर्मा की जमी जमाई गृहस्थी, सजा समरा घर याद आता और वो अपने आप पर खींच उठती। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को तो कहते हैं। रश्मि का जन्म हुआ तो लगा ही नहीं था कि घर में पहला बच्चा आया है, लगा कि एक अनचाहा मेहमान आ गया हो। राघव तो लड़का था, पर उसके आते ही लगा जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। उन सीलन भरे कमरों में अपने फूल से बच्चों को पालना, उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए तरसाना उसे जहर लगता रहा था। फिर भी धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। जिंदगी का सफ़र आसान होता चला गया। आज तो उसके पास वो सब है जिसकी उसने कभी कामना की थी, पर पहले की सी उमंग उत्साह वो कहाँ से लाए। ये बीते हुए वर्ष उसके मन का सारा ही रस निचोड़ कर ले गए हों जैसे। मन की तलहटी में रात दिन एक ज्वालामुखी सा धधकता रहता हो जैसे। जरा कुछ हुआ नहीं कि लावा फूट पड़ता है। गृह प्रवेश सानंद संपन्न हो गया। सुबह विधि विधान से होम हवन किया गया। देवी देवताओं का शुभ कार्य के लिए आह्वान किया गया। पवित्र उदक से घर की शांति की गई। फिर दोपहर को ब्रह्म भोज हुआ। 11 तरह की मिठाइयाँ और भरपूर दक्षिणा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और आशीर्वादों की झड़ी लगाते हुए विदा हुए। शाम को रिसेप्शन था। खाने का प्रबंध 3 सितारे वाले होटल को सौंपा गया था। मंडप की साज सज्जा शहर के प्रसिद्ध टेंट हाउस के जिम्मे थी। उन्होंने नए घर को दुल्हन की तरह सजाया। सुमन की शादी में ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ था, इसीलिए वह सारा कसर निकालने पर तुली हुई थी। उसके पीहर से भी जो सामान आया था वह मौके के अनुरूप ही था। उसने चुटकी भी ली थी। अम्मा, इतनी भारी साड़ी तुमने मुझे शादी पर भी नहीं दी थी। और उसी साड़ी को पहनकर वो मंडप में फूली फूली फिर रही थी। कोई प्रशंसा करता तो गर्व से कह देती, अम्मा लाई हैं। अरे, इसने तो जैसे छोटी मोटी शादी ही निपटा दी। अम्मा गदगद होकर जिस तिस से कहती फिर रही थी, हमने तो होनहार लड़का देखा और बिटिया ब्याह दी थी। घर भर दोनों देख सकें इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। पर इसका ऐसा लक्ष्मी का पांव पड़ा कि आते ही सब दलिद्र धो डाला। उस शाम जब अम्मा ये बात 10-15 बार दोहरा चुकी थी तो सुमन की सहन शक्ति ने जैसे जवाब दे दिया। वो एकदम से फट पड़ी। ये सब एक दिन में नहीं हो गया अम्मा, पूछो तो पता चलेगा कि कितना खून जला है। पार्टी यद्यपि उतार पर थी, पर इक्के दुक्के मेहमान इधर उधर बिखरे हुए थे।
ऊंची आवाज़ सुनकर सबके कान खड़े हो गए। अम्मा तो जैसे कटकर रह गईं। समझाने जैसे अंदाज में बोली, अच्छे बुरे दिन तो सभी के आते हैं लली। सुख की घड़ियाँ फुर्र से उड़ जाती हैं, दुख के दिन नेक रेंग रेंग के चलते हैं, इसलिए भारी लगते हैं। आज तू रानी बनी हुई है ना? हाँ, आज मैं रानी हूँ। 12 साल बाद तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। मेरे भी दिन बदले हों तो क्या आश्चर्य है। सुमी, ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा, तुम लोगों ने तो मुझे अपनी तरफ से घूरे पर ही तो फेंक दिया था। कहते कहते रुक गई सुमन। पता नहीं कहाँ से सुरेश एकदम से आकर खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में व्यथा का एक महासागर लहरा रहा था। तुमने मुझे घूरा कहा सुमन? सुमन उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकी। सुमन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की एक रेखा देखने के लिए मैंने क्या नहीं किया। पागलों की तरह दिन रात खटता रहा, अपना खून पसीना एक करता रहा। तुम्हारे मन के अभावों को भरने के लिए मैंने अपने आदर्शों की भी परवाह नहीं की। फिर भी तुम्हारे लिए मैं घूरा ही बना रहा। आखिर तुम चाहती क्या थी? इच्छाओं की ये कैसी आग है जो बुझना ही नहीं जानती। कहते कहते उनका स्वर कठोर होता चला गया। उनकी आंखों में लहराता महासागर सूख गया और वे फक से जल उठीं। उस दहकन के सामने मंडप में सजे असंख्य लट्टुओं का प्रकाश मध्यम पड़ गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी छोटी बेटी का भाग्य। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।